दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर हैं सोनल शर्मा, प्रतिभावान विद्यार्थी। और इनकी उपलब्धियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने आरजीएस परीक्षा 2018 में चयनित होकर के और उदयपुर का गौरव बढ़ाया है, बल्कि इससे पहले भी आप पढ़ाई में मेधावी छात्रा रही हैं। बीए एलएलबी में भी आपका स्वर्ण पदक रहा है। उसके अलावा एलएलएम में भी आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और लॉ फैकल्टीज़ में तमाम जितनी भी विषय होते हैं उन सब में जो अवार्ड मिलता है, सबसे ऊपर चांसलर्स अवार्ड जो महामहिम राज्यपाल प्रदान करते हैं, वो भी आपको दिया गया है पिछले बरस। तो उपलब्धियां पढ़ाई के क्षेत्र में है और हम ये कह सकते हैं कि सोनल शर्मा एक प्रतिभाशाली बच्ची है और इनका करियर उज्जवल है। और ये हम सभी युवाओं के लिए, जितने भी हमारे युवा दोस्त सुन रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो आज स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है। सोनल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सर। और उदयपुर वालों के लिए और उदयपुर में जो आपके दोस्त हैं युवा जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ दिन पहले खबर भी पढ़ने को मिली थी, सुनने को मिली थी कि सोनल शर्मा का चयन आरजीएस परीक्षा में हो गया है। वो हमारे बीच की हैं, उदयपुर की हैं और पहले से ही प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं। मेहनत और प्रतिभा से आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे लक्ष्य में कितनी ही दिक्कतें क्यों नहीं आए। दिक्कतों की अगर हम बात करें तो सोनल शर्मा यदि भी खुद नहीं बताएंगी, बताती नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आपका जो बचपन है और पढ़ाई है वो काफ़ी मुश्किलों से भरी रही। और अभी 2 साल पहले तक आप कच्चे घर में रहते थे, टिन शेड था। आपके पिताजी का दूध का व्यवसाय है। दूध का व्यवसाय लेबर इंटेंसिव होता है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ अकेले की मेहनत काम नहीं आती, बल्कि घर के सभी सदस्यों को हाथ बटाना पड़ता है। गोबर उठाना, गोबर से खेलना, गोबर के बीच रहना और गोबर की गंध को आत्मसात करना, यही आपका बचपन रहा है। और गायों के बीच में आपका बचपन बीता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लकी है इन ए वे। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि तमाम ये जो मुश्किलें होती है, जो आर्थिक दिक्कतें होती है कि आपको मन मांगी मुंह मांगी चीज़ नहीं मिलती, आपको हमेशा अपने बड़े भाई या बहन के कपड़े, उनकी किताबें पढ़ने को, पहनने को मिलती हैं और यही आपको करना पड़ता है। पॉकेट मनी भी आपको नहीं मिलती है, हर बार नहीं मिलती है। चॉकलेट्स खाने की इच्छा होती है तो 2 में से 1 बार उस इच्छा को भी मारना पड़ता है। तो इस तरह के तमाम छोटे मोटे समझौते होते हैं जो बच्चे करना नहीं चाहते, लेकिन उनको करने पड़ते हैं। ऐसे समझौते सोनल ने भी किए हैं और इन सारी चीज़ों को आपने अपनी पढ़ाई पर और लक्ष्य पर और जज्बे पर हावी नहीं होने दिया। ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो सोनल, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं आपको खूब बधाई भी दूंगा। खूब हम सब की तरफ से आपको शुभाशीष भी है, हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, कि आपने ये उपलब्धि हम सब के लिए हासिल की है। क्या कहेंगे? थैंक यू सर। मतलब यहाँ आज आना और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, पूरे देश में ये चीज़ पता चलेगी कि मैंने एक आरजीएस 2018 की परीक्षा जो है वो सफल की है। अभी तक ये मेरे लिए एक अलग तरीके से मैं देखती थी कि मैंने इस इतने बड़े एग्ज़ाम को पास किया है, जो मेरा हमेशा से लक्ष्य था। आज यहाँ आना और लोगों को बताना कि कैसे कैसे वो हमने एक एक चीज़ पड़ाव को पार किया। जैसे आज रिज़ल्ट आ गया है, आज ये बताना बहुत ईजी है, पर उस चीज़ को पूरा बचपन से देखना और उसी में पलना बढ़ना और हमेशा एजुकेशन में टॉप करना, वो जो इंसान जीता है, जो पल पल उसको देखता है, वो ही समझ सकता है कि कितना मुश्किल और कितना बड़ा टाइम रहा होगा। एक वो चीज़ है कि जैसे किताबों से आपका वास्ता शुरू से ही रहा है, आपको बिल्कुल पढ़ना अच्छा लगता था बिल्कुल बिल्कुल और आप कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी, नंबर 1। हमेशा, यस सर, बिल्कुल। नंबर 2 भी कभी नहीं? ऐसे होता था कई बार ही कि इतना नहीं होता था। जैसे 10th तक मैं एक इतनी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, बट 10th के बाद 11th में जो है मैंने एकदम से ग्रास्प करना चीज़ें शुरू करी। मैंने आर्ट्स लिया, जबकि 10th में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मैं साइंस भी ले सकती थी, पर मेरा हमेशा से था कि नहीं, मुझे साइंस नहीं लेना है, मुझे आर्ट्स फील्ड लेकर के इधर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है या फिर कोई और सर्विसेज में जाना है। फिर मैंने 12th जो है वो टॉप किया। मेरा इकोनॉमिक्स में राजस्थान टॉप था और हिंदी में मेरे को मेरिट सर्टिफिकेट है। मेरिट सर्टिफिकेट जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको मिलता है। तो 12th में फिर मेरिट सर्टिफिकेट लाना, टॉप करना, अखबार में नाम आना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो मुझे लगा कि अब एजुकेशन ही है जिसके थ्रू मेरे पेरेंट्स को एक नाम मिल सकता है, जो वो हमेशा से हकदार थे। बिल्कुल। और एक चीज़ ये है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है। आप बहुत बड़ी शक्ति है जो आपके पास हो सकती है। यही एक चीज़ है जो आपको विरासत में नहीं मिलती, जिसको आपको अर्जित करना पड़ता है। बिल्कुल तो ये जो
आपका प्रयास था आरजेएस परीक्षा में, राजस्थान न्यायिक सेवा 2018 में, ये भी मुश्किलों से तो बिल्कुल कम नहीं होगा, काफ़ी मुश्किलें आई होंगी। जी। दूसरा प्रयास था आपका, उस प्रयास में भी आपको वेटिंग में रहा, उसके बाद एंग्जाइटी होती है, पता नहीं वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल, और बिल्कुल। अंततः आपके प्रयास रंग लाए। तो ये पूरी जो जर्नी थी, ये कितनी, मतलब इसमें मानसिक रूप से कैसे आपको महसूस होता गया? कई बार हताशा के दौर भी आए क्या? जी, बिल्कुल, 2016 फ़रवरी से मैंने तैयारी शुरू करी थी और तब मैं सेंट्रल लाइब्रेरी भी जाया करती थी क्योंकि डेयरी पर काफ़ी काम हुआ करता था और तब हमारा छोटा घर था काफ़ी। अभी हमारा नया घर बन गया है, पहले छोटा घर हुआ करता था। तो उस घर में टीवी भी चलता था। तो टीवी चलता था तो टीवी के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता था और फिर आप इतने थके हुए हैं कि अब आपको फ्रेश माइंड से पढ़ना है। तो तब मैं डेयरी पर आ जाया करती थी, टिन बिछाया करती थी गायों के बीच में और टिन बिछा के वहीं पढ़ा करती थी। तो पढ़ाई जो है वो मेरी हमेशा से काम के साथ-साथ चलती रही। उसके गायों की जो अलावा रंभाने की आवाज़ होती थी वो डिस्टर्ब नहीं करती थी? नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं करती थी। कई बार मेरे फैमिली मेंबर्स अगर मुझे देख लिया करते थे कि मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, तो वो बोलते थे इतनी बदबू में तू कैसे पढ़ लेती है। पर क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से ही काम कर रही हूँ, तो मुझे कभी वो बदबू नहीं आई क्योंकि वहाँ रहते रहते मैं यूज्ड टू हो गई थी उस स्मेल की। तो हमेशा से पढ़ते रहना, मैंने सारे फ्रेंडशिप्स तोड़ दी थी। आज जो भी मेरे फ्रेंड्स या मेरे जूनियर्स या मेरे जो भी क्लासमेट्स अगर ये सुन रहे होंगे तो उनको पता है कि मैं कैसे सबसे फ्रेंडशिप तोड़ देती थी। कोई कहीं घूमने जा रहा है, मेरा बहुत मन होता था पर मैं कहीं नहीं जाती थी और सबको ये बोलती थी कि तुम्हें जाना है जाओ, मुझे पढ़ना है। तो शुरू से ही बस यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है। मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि सोनल आरजेएस है, कोई बच्चों का एग्जाम नहीं है कि तू इसमें भी टॉप कर लेगी और तू एक बार में क्लियर कर लेगी। पर मैं किसी को नहीं सुनती थी और हमेशा पढ़ती रहती थी। आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत मजबूत है और अपने फ्रेंड्स को मना करना, इसके लिए भी एक करेज चाहिए होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हिम्मत आपने कैसे जुटाई? क्या ये आपके व्यवहार का, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रहा है, या फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने माँ से ये करेज प्राप्त किया है, या पिता से किया है, या अपने दोस्तों से किया है, या जो मैं पढ़ाई में अच्छी रही हूँ उससे मुझे आत्मविश्वास मिलता रहा है? इसके दो बहुत मेन रीज़न हैं। इसका पहला रीज़न ये है कि जब मैं छोटी थी, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी और मैं डेयरी का काम करना शुरू कर दिया था। तो तब जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरा काम सिर्फ डेयरी के अंदर तक ही सीमित था कि मुझे गोबर उठाना है, मुझे बाटा बनाना है, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, बस यहीं तक सीमित था। जब मैं बड़ी हुई तो पापा ने मुझे दूध देना भी शुरू किया कि मुझे लोगों के घर में जाना है और दूध देकर आना है। अच्छा, तो जब मैं सप्लाई का दूध, काम। हाँ जी, मैं सप्लाई का काम भी करना शुरू और मैं आज भी करती हूँ और मैं आज भी करके यहाँ आई हूँ। तो वाह, ये क्या बात है। सप्लाई का जो काम मैंने शुरू किया जब मैं 10th 11th स्टैंडर्ड में आ गई, तो मैंने देखा कि जब मैं कहीं सप्लाई करने जा रही हूँ और कोई भी दिक्कत हो, दूध में कोई अगर शिकायत है या हम लेट जा रहे हैं या कोई भी शिकायत हो, तो लोग चिल्ला देते हैं। तो जब मैं ये सोचती थी कि मैं इतनी छोटी हूँ उम्र में और मुझ पर कोई इंसान चिल्ला रहा है और मुझे दुख हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझ पे कोई चिल्ला रहा है, तो मेरे पापा पे जब कोई चिल्लाता होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग मेरे पिता पर भी चिल्ला दिया करते थे कि आप इतना लेट आ रहे हैं या आप दूध अच्छा नहीं ला रहे हैं या जो भी चीज़ें। तो मुझे लगता था कि जब मैं इतनी छोटी उम्र में ये सब नहीं सुन पा रही हूँ, तो वो पिता हैं, वो इतनी ऊंची उम्र के हैं, तो वो कैसे ये सुन लेते होंगे। तो ये एक चीज़ हमेशा मुझे रहती थी कि मुझे मेरे पापा को इज्जत देनी है, क्योंकि जितना छोटा व्यवसाय होता है, नजरिया लोगों का उसी तरह से होता है और ये लोग हम ये कह उसी सकते हैं कि तरह। हमारे समाज में अभी तक व्यवसायों को भी जी, छोटा और बिल्कुल। बड़ा करके देखने की है। जी, बिल्कुल देखा जा सकता है। तो एक रीज़न तो ये था और दूसरा रीज़न ये था कि मेरे मम्मी पापा की इंटर रिलीजन मैरिज है। तो शुरू से ही हमें कभी समाज में वो इज्जत नहीं मिली। मतलब कोई भी त्योहार है या कोई भी फंक्शन है, इसने आपके फैमिली। व्यक्तित्व में एक मजबूती ला दी। वो Yes. उल्टा भी हो सकता था, लेकिन आपका भीतर कहीं न कहीं एक मजबूत जी, कोना था, क्योंकि पक्ष था। क्योंकि मम्मी पापा को हमेशा अकेले में बात करते हुए सुना था कि आज वहाँ फंक्शन है और हमें नहीं बुलाया गया, आज वहाँ पर ये है और हमें नहीं बुलाया गया, या बुलाया भी गया तो उस टाइम पे बुलाया गया जब सारे मेहमान चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता था कि वो इज्जत तो इसका मतलब हम कभी पा ही नहीं सकते, कहीं हम दो लोगों में जाके खड़े नहीं हो सकते, किसी के साथ बैठ नहीं सकते, कहीं मिल नहीं ये जो सकते। सारी चीज़ें होती है, घर में जो आर्थिक स्तर होता है जिसमें हम व्यवसायों को आर्थिक अनुक्रम में रख देते हैं, उनको ऊंची या नीची नज़र से देखते हैं, फिर जो शादियां होती है वो चॉइस होती हैं, उसमें भी समाज का अपना रवैया है। ये जो सारी चीज़ें होती है, इसने आपके भीतर एक परिपक्वता ला दी आपके जी, व्यक्तित्व में, बिल्कुल। आपकी एक सोच में बहुत बिल्कुल जी एक हाँ, मैच्योरिटी जो है वो बहुत, मतलब मैच्योरिटी एक एज के अकॉर्डिंग बाद में आई और जो समझ है वो पहले ही आ गई। जी। अच्छा, दूध के व्यवसाय से जुड़ी एक मज़ेदार बात यह है, क्योंकि दूध के उपभोक्ता ग्राहक तो हम भी हैं, जी, और हमें ये लगता है कि दूध वाला पिछले महीने के दूध से इस बार पतला दे रहा है। हाँ मतलब जी। अब से ही उसने पानी मिलाना शुरू किया कर है। दिया ये है, दिक्कत बिल्कुल। आपको भी लगता है कि ये हर दिक्कत दूध, बिल्कुल लगती है। तो हमेशा ऐसा होता है जैसे ही मंथ का एंड आने तो ये लगता सिर्फ है। लोगों की सोच ही है?
सोच नहीं है, हो सकता है उनको लगता हो कि सच में दूध में ऊपर नीचे हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग बांटा जो खिलाते हैं, बाकी दूध वाले जो है वो बांटा खरीद कर खिलाते हैं, पर क्योंकि हम 4 बच्चे हैं और हमारी एजुकेशन भी पापा को अच्छी करनी, तो हम मेरे पापा पूरे उदयपुर से जो रोटियां होती हैं वो बिना करते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट है या सिटी स्टेशन के वहाँ पर जो पूरी बस्ती रहती है, उनके वहाँ पे पापा ने कट्टे लगा रखे हैं, तो जो बचा हुई जो भी खाना होता है वो वहाँ रख देते हैं और वो हम ले आते हैं। उसके अलावा सब्जियां जो होती हैं, सब्जियों का जो कचरा होता है वो हम लोग गायों को खिलाते हैं। तो हर मौसम में तो दूध का गायों के पतला पोषण होना, के लिए वो ठीक रहता है? पोषण हाँ जी, कोई बिल्कुल प्रभावित नहीं होता नहीं इससे? नहीं, उससे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एकदम प्योर है और वो रोटियां तो हम भी खाते हैं और वो ही रोटी वो खा रहे हैं, भले वो लेफ्ट ओवर है पर वो है तो रोटी ही, अनाज है वो। जी जी। तो हम ये उनको खिलाया करते हैं, तो इससे हो सकता है कि गाय का दूध में ऊपर नीचे हो, पर ये है कि जैसे ही मंथ का एंड आने लगता है तो पापा हमेशा थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि वो ज़्यादा वो है ना, हो जाते हैं कि जल्दी दूध पहुंचाना है कि कहीं बंदी ना टूट जाए, क्योंकि एक बंदी टूटना मतलब हो सकता है उनके लिए तो नेक्स्ट एक दूध वाला अवेलेबल है, पर एक बंदी हमारी टूटना मतलब हमें बहुत नुकसान है। तो हमें ये चीज़ मंथ के एंड आते आते बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आप जो नई सेवा में जा रही हैं, तो वैचारिक स्तर पर जो परिपक्वता आप में दिखाई देती है, उसका लाभ तमाम लोगों को मिलेगा। इस सेवा में जो जिस तरह के ऑफिसर्स की, जिस तरह के मजिस्ट्रेट की आवश्यकता है, तो आप उसका प्रतिबिंब साबित होंगी। अब पढ़ाई पर बात करते हैं। इसकी तैयारी आपने किस तरह से की? क्या कुछ खास तरह की तैयारी करनी पड़ी आरजेएस के लिए? इसमें चयनित होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? मतलब जो उम्मीदवार है, अभ्यर्थी है जो इसकी तैयारी करता है, किस तरह की योग्यता होनी चाहिए उसमें? दूसरा ये कि कितनी मेहनत आवश्यक है, किस तरह से प्लान्ड वे में स्टडी करनी पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने जो है, मुझे 4 साल हो गए हैं तैयारी करते करते, और मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया है, ये मेरा सेल्फ स्टडी था। लेकिन तो इस मॉडल को आप रेप्लिकेट सब पे किया जा सकता है, ये मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जो जैसे मैंने अगर तैयारी करी है और मैं अगर इसमें पास हुई हूँ तो हर बच्चा हो सकता है। प्री मेंस इंटरव्यू, इसके 3 पड़ाव होते हैं। प्री ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। तो मैंने भी पढ़ाई करी है और सेल्फ स्टडी करी है। अगर कहीं से हमें कोई गाइड के तौर पे चाहिए तो हम बुक्स रेफर कर सकते हैं। बेयर एक्ट्स पढ़ने होते हैं जिसमें पूरा लॉ होता है, और उसके अलावा बुक्स भी रेफर की जा सकती हैं जो कि अच्छे ऑथर्स इसमें कौन कौन से पेपर्स होते हैं, बताइए हमारे साथियों को। प्री जो है वो एक एग्जाम होता है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों आते हैं। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर आती है। तो 70% जो है पेपर, 70 नंबर का पेपर लॉ पर होता है, 30 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश कवर करती है, 15-15 नंबर। फिर मेंस आता है जिसमें जनरली 2 महीने का टाइम तो अप्रॉक्स मिल ही जाता है। उसमें एक पेपर सिविल का होता है, एक क्रिमिनल का होता है, और 2 पेपर एस्से के होते हैं, एक हिंदी एस्से और एक इंग्लिश एस्से। जब ये हो जाता है तो 1 महीना रिजल्ट आने में लग जाता है, और फिर 1 महीने की और तैयारी का टाइम मिलता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो हाईकोर्ट जजेस लेते हैं, जिसमें 2 हाईकोर्ट जज होते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं। जी, तो आपका जो इंटरव्यू हुआ था, वो इंटरव्यू किस तरह से हुआ था? उसमें आपने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट किया? किस तरह के सवाल पूछे गए थे? दोनों बार मेरा जो इंटरव्यू था वो लॉ बेस्ड था। मतलब फर्स्ट इंटरव्यू अगर मैं अपना देखूं तो उसमें उस टाइम पे 45 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। अभी वो कम हो गए हैं, 15-16 ही सब्जेक्ट रह गए हैं। तो जब 45 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे और मेरा पूरा इंटरव्यू लॉ बेस्ड था, तो मुझे याद है कि जब वो जजेस बैठे हुए थे तो वो अपनी गर्दन से नीचे मुझे दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो सारी लॉ की बुक्स लेकर बैठे हुए थे, और जो बुक निकल रही थी, जो पेज निकल रहा था, वो उसमें से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो ये मेरा इंटरव्यू था, फर्स्ट इंटरव्यू। जब सेकंड इंटरव्यू मैंने दिया तो वो भी मेरा पूरा इंटरव्यू लॉ बेस्ड ही रहा था। कई बार तो मैंने सबके साथ ऐसा ही होता है या आपके साथ ही हुआ? ये मेरे साथ ही हुआ था। जो आपका सबसे स्ट्रांग एरिया है उसी पे आपको ले जाते हैं, या आपके कमजोर एरिया की तरफ वो ले जाते हैं? नहीं, ये हम पर डिपेंड करता है। इंटरव्यू जो होता है आप किस तरफ मोड़ना चाहते हैं वो उसको? कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे मोल्ड करेगा। जी। तो इंटरव्यू एक ऐसा ही पार्ट है कि आप जैसे चाहेंगे उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये होता है। इंटरव्यू तक पहुंचना तो आखिर की बात है, उससे पहले आपको 2 और मुश्किल पड़ाव, प्रीलिम्स और मेंस के आपको करने होते हैं। तो इसके लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है हमारा दोस्त कोई, तो क्या सलाह देंगे कि किस तरह से पढ़ाई करें? मैं उनको यही सलाह दूंगी, अगर वो कहीं से गाइडेंस या कोचिंग ले रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक वे पता चलता है। गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर खुद से भी पढ़ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना सोचें कि खुद कर रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम है, कैसे क्लियर होगा, क्या होगा। बच्चे तो आईएएस के एग्जाम्स और जो बड़े बड़े एग्जाम्स है वो भी खुद से पढ़कर क्लियर करते ही हैं। तो ये स्टेट लेवल क्लियर करने वाले चांद से नहीं आते हैं, हमारे बीच के ही लोग बिल्कुल, वो इंसान ही होते हैं, वो चांद से नहीं उतरते हैं। तो यही है कि अगर आप सेल्फ भी स्टडी कर रहे हैं तो आप करें, और बेयर एक्ट्स के साथ साथ बुक्स भी रेफर करें। खास तौर पे जो 5 मेजर एक्ट्स हैं उसमें तो आप बुक्स रेफर करें ही, और बुक्स जब रेफर करें तो ये ही बात ध्यान रखनी कि ऑथर जो है वो एक
ऐसा ऑथर हो कि जिसको वाकई में हम रेफर कर सकते हैं, कोई भी बुक ना उठा लें। तो मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं और जो बहुत मेन एक्ट्स हैं उनकी तो बुक्स रेफर ज़रूर करें। सोनल, ये तो हुई कानून की जो शुष्क बात है। माना जाता है कि जो कानून विषय है वो अपने आप में रूखा सूखा है, लेकिन आप इससे ज़रूर डिफ़र करेंगी, मुझे पक्का विश्वास है। बिल्कुल। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई के अलावा हमारे व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू और आयाम होते हैं। तो सोनल शर्मा को हम क्या सिर्फ कानून की किताबों से ही जान सकते हैं कि ये इस तरह की बनी हुई है, या फिर सोनल शर्मा इसके अलावा भी बहुत कुछ है? एक और पक्ष तो हमने जान लिया है कि सोनल शर्मा अपने पिता का हाथ बटाती रही है और गायों को पालना, उनके साथ रहना उनको अच्छी तरह से आता है। लेकिन और आपके व्यक्तित्व के कौन से पक्ष हैं? क्या आप बहुत दोस्ताना हैं, आपके खूब सारे दोस्त हैं, या आप अंतर्मुखी हैं? म्यूज़िक आप सुनती हैं या नहीं सुनती हैं? आप घूमने जाती हैं या नहीं जाती हैं? इन सब के बारे में हमें नहीं पता है, आप बताइए। अच्छा, मैं जो है वो एनसीसी मैंने किया हुआ है। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड हूँ मैं। उसके बाद मैंने एनएसएस में मैं थी। उसके अलावा मैं वॉलीबॉल नेशनल गई हूँ 4 बार। तो डांस मैंने नेशनल लेवल पे किए हैं, डिबेट्स मैंने नेशनल लेवल पे किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फील्ड मैंने छोड़ा है, और ऐसा कोई भी फील्ड मतलब नहीं हम जिसमें जो समझ रहे हैं उसके भी बहुत बाहर सोनल जी, शर्मा है। मेरा हमेशा से यही एम रहा, और मैं अब कोई भी मुझे मिलता है तो मैं उसको हमेशा से यही कहती हूँ कि एक चीज़ पे सेंटर्ड होकर कभी काम मत करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होना चाहिए। कॉलेज में या स्कूल में जो भी एक्टिविटी हो रही है आप उसमें पार्टिसिपेट करो। जैसे जब मैं स्कूल में थी तो मैं एंकरिंग किया करती थी। फिर कहीं पर पूरी एंकरिंग करनी है, सावधान विश्राम कमांडर जो करता है वो करना है। तो हर चीज़ में जो है मल्टी टैलेंटेड अगर आप होगे ना, तो वो आपको बहुत चीज़ें ग्रास्प करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ भी जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एंकरिंग हुआ करती थी तो मैं वो किया करती थी। एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, हर जगह कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं होता था मेरा। अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ मतलब रैंक तो मैं लाऊंगी ही, भले वो लास्ट रैंक क्यों ना हो। तो ये मुझे हमेशा लगता था कि मैं करती तो ये जो व्यक्तित्व होता है, जो आत्मविश्वास से भरा होता है और जो हर क्षेत्र में जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, तो एक अपेक्षाओं का बोझ भी आ जाता है कि सोनल शर्मा है तो मतलब ये वहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, पढ़ाई इस एग्ज़ाम को भी दे रही होगी। तो ये एक जो अनपेक्षित सा भार आ जाता है आपके ऊपर, उसको डील कैसे करती हैं आप? देखिए, बहुत इजी होता है ये। एक्चुअल में क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई चीज़ करेंगे तो वो मुश्किल और होगी। ये जो फियर होता है कि अच्छा तेरा इसमें नहीं हुआ क्या, हम तो सोच रहे थे तेरा नंबर पहला होगा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमेशा ऐसा नहीं होता, स्क्रिप्टेड तो है नहीं लाइफ। एक्चुअली लोग 2 तरह के होते हैं। एक आपको एक्चुअल में परेशान करने के लिए आपसे चीज़ें पूछते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो आपसे सही तरीके से पूछ रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि आप फेल हुए हैं तो आप उसको डीमोटिवेटेड तरीके से लेते हैं कि ओके ये मुझसे ये पूछ रहा है, मतलब ये चाहता है कि मैं और ज़्यादा डीमोटिवेट हूँ। तो मुझे लगता है तो कि एक वो आपके जो अंदर से विद्रोह होता है कि मैं नहीं होके बिल्कुल दिखाऊंगी। बिल्कुल। तो जब मेरा रिजल्ट आता था मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अच्छी पोस्ट पर हैं और क्योंकि मेरा नहीं हुआ है तो वो रो रहे हैं कि सोनल का कैसे नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट भी करती हैं। और मुझे लगता है जब जब भी मैं डिप्रेस होती थी और मैं अपने पापा को काम करते हुए देखती थी तो वो डिप्रेशन वापस से मोटिवेशन में बदल जाता था और मैं वापस से लग जाती थी। तो ये अटेम्प्ट में नहीं भी होता तो मैं वापस से लगती, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे कई एग्जाम्स क्लियर थे। पर मैं ये था कि मैं जुडिशरी नहीं छोड़ती क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एम था। बिल्कुल, चूंकि आपने लॉ की पढ़ाई भी कर रखी है। बिल्कुल। तो इसके अलावा और म्यूजिक वगैरह, घूमना, दोस्त वगैरह हैं? जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है कि उदयपुर ही नहीं बाहर भी कई मेरे फ्रेंड्स हैं। तो लेकिन मेरे फ्रेंड्स मुझे लगता है वही कंटिन्यू रहते हैं जो खुद भी किसी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो मुझसे कई बार नाराज़ भी हो जाया करते थे कि तू हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं रखती, तेरे 10-10 फ़ोन नंबर हैं, सारे ऑफ जाते हैं, कोई तू कभी कुछ नहीं रखती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, विद द टाइम ये चीज़ें भी होती हैं कि कई लोग आपसे खफाफ भी हो जाते हैं और कई लोग आपके साथ कंटिन्यू भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही बंद कमरे में रह के पढ़ा करती थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फ्रेंड्स ऑफकोर्स मेरे रहे, और वही रहे जो किसी ना किसी की तैयारी कर रहे थे, तो वो मुझे लिंक करके समझ पाते थे। बिल्कुल। और सोनल शर्मा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खास करके ये जान करके कि आपने सिर्फ पाठशाला में शिक्षा नहीं पाई है बल्कि जीवन की पाठशाला में शिक्षा पाई है। और जब कोई इस तरह से तप करके और बाहर आता है, सफल होता है, तो हम सबको गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम सफल हुए हैं कहीं ना कहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।